Welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। इसमें आज के इस वीडियो में हम रासायनिक संयोग के नियम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप लोग इसमें जब तक पूरा वीडियो आप सही से नहीं देखेंगे तब तक कोई लाभ नहीं है, कोई मज़ा नहीं आएगा। और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पूरी ऊर्जा के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा लाभान्वित होंगे। आप अपने नोट्स बुक पेन, मैं बार बार कहता हूँ, अपने साथ रखिए, इसको नोट करिए, नोट्स भी आप साथ साथ बनाते रहें। तो इसमें जो रासायनिक संयोग के नियम हैं, जैसा कि एज द नेम इंडिकेटेड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब ऑल द केमिकल कॉम्बिनेशंस फॉलो सम रूल्स सम लॉज। तो जितने भी ये केमिकल कॉम्बिनेशन है ये कुछ नियम के अंतर्गत होते हैं। बिना इन नियमों का पालन किए हुए देयर इज नो प्रोबेबिलिटी टू कंबाइन या टेक फॉर्म केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग संभव ही नहीं है बिना इन नियमों का पालन किए हुए। तो ये नियम कौन कौन से हैं? इसमें पहला नियम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम। और चौथा नियम है आपका चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, तीसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम,
और चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब इस चारों नियम में जो पहला नियम है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण का, इसको 1756 में रशियन साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने एक इसके बारे में ये बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक संयोग के लिए, तो जो उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान उत्पादों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अभिकारक जितने द्रव्यमान लिए जाएंगे अभिकारकों के, उतने ही उत्पादों के द्रव्यमान भी होंगे। कुल मिलाकर इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे अगर अमोनिया बनने की क्रिया हम देखें, यहाँ पर N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ पर आपका 2NH3। तो आप देखें नाइट्रोजन का परमाणु, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो इसका भार हो गया 28, प्लस एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है। तो 3 दूना कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो ये कितने भार हो गया इनका? 6। और यहाँ पर देखें 2 ब्रैकेट में नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन 3। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 17। तो अब आप यहाँ पर देख लें, इसको जोड़ लें, कितना आया? 8 6 14, 1 2 1 3, 34 आ गया। यहाँ पर भी 17 2 जा 34। तो आपने देखा कि जितने अभिकारक लिए गए थे उतना ही उत्पाद बना है। उनके द्रव्यमान में, उनके मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम फिर एक बार बता देते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान उत्पादों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इससे कुछ हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटकर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और कह रहा है कि 5.6 ग्राम CaO बच जाता है। तो कितना वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कितना आयतन CO2 का CO2 का कितना आयतन वायुमंडल में चला जाएगा? तब जब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। फिर से हम दोहरा देते हैं कि यदि ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं
ये अगर त्रिभुज बना हो, इसके ऊपर ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब इसको हीट करना होता है, कहीं भी बना होगा तीर के ऊपर। तो हम 10 ग्राम से, अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर 5.6 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है। तो कितना ml या कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में चला जाता है। तो इन दोनों डेटाज को हम अलग कर लेते हैं, अगर ऐसे कर लें। अब इसका भार ले लीजिए। कैल्शियम का जो आप अगर पढ़े होंगे तो इसका एटॉमिक मास होता है 40, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये हो गया कितना, 40 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो गया 100 ग्राम। इसका कितना है 40 प्लस 16, 56 ग्राम। तो अब आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44। क्यों, देख लीजिए 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, 12 प्लस 32 बराबर कितना हो गया 44। तो एक चीज यहां पर आप देखें कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अब हम यहां कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया जा रहा है, इसलिए 10 ग्राम को हीट करने पर क्या होगा। जो 10 ग्राम हीट हम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दिया है 5.6 ग्राम बचा हुआ है ये। तो ऐसे देख लें, जब 100 ग्राम पर 56 ग्राम बनता है CaO तो 10 ग्राम पर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 56 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ऊपर जाएगा तो ये 5.6 हो जाएगा। 10 ग्राम से कितना बनता है ये 56 ग्राम, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, तो ऐसे इसका हो जाएगा 44 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। तो यहां पर इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला गया, लेकिन यहां पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसको ग्राम में चूंकि है तो हम ml में ले लें इसको। तो ml में लेने के लिए चीज हम आपको आगे बताएंगे, मोल कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी यौगिक का जो अणुभार होगा वही उसका 1 मोल होता है। तो यहां पर 44 ग्राम को 1 मोल हो गया। तो इसका 44 ग्राम का जो आयतन होता है किसी भी गैस का, एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22,400 ml मिलीलीटर, या 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। तो 44 इसका अणुभार है तो 1 मोल का भार वही है, अर्थात 44 ग्राम का जो आयतन होगा वो 22,400 ml होगा या 22.4 लीटर होगा। इसलिए 4.4 ग्राम का, तो 4.4 ग्राम का जो होगा वो कितना होगा 4.4 ग्राम ही तो हो रहा है। तो
तो ये हो जाएगा आपका 22,400 ml इंटू 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये 4.4 है तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा और 0.1 का इसमें गुणा किया जाएगा तो एक जीरो हट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2240 ml मिलीलीटर। यहाँ से एक जीरो हट जाएगा जब 0.1 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा, अर्थात अगर 10 ग्राम CaCO3 को हीट करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के एप्लीकेशन में, तो इतना ग्राम 5.6 ग्राम CaO बचेगा और 4.4 ग्राम अगर भार में देखा जाए तो इतना ग्राम CO2 वायुमंडल में चला जाएगा, और अगर इसके आयतन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2240 मिलीलीटर। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो 2.24 लीटर हो जाएगा ये।